हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी बच्चे जो भी बच्चे हैं नए होंगे वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं मेनली उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे इस बार जो कि 2026 में जो कि 10th में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन है। और बेहतरीन इसलिए क्योंकि उनका जो कि अभी क्या कर रहा है, एग्ज़ाम होने वाली है 2 से 3 मंथ में। इसीलिए हम लोग जो कि अभी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो PYQ लेके आए हैं। और PYQ देखिएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब PYQ करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन कौन जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या दिक्कत आती है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन सेशन होने वाली है, बेहतरीन सेशन है। अब देखिएगा मेनली हम लोग जो कि आज जो कर रहे हैं वो विज्ञान का प्रश्न है। जितने भी बच्चे नए होंगे बराबर दोबारा कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो एकदम समय पे मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए देखिए, ये 10th क्लास का है। 10th क्लास का हम लोग पार्ट 1 कर रहेंगे। इस जो कि बहुत बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर जो कि लंबा वीडियो रहता है तो उसमें हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसमें आपको जो कि लॉन्ग वीडियो जो होती हैं उसमें हम लोग इसको 3 पार्ट में करके 3 पार्ट में इसको 3 पार्ट में लेके हम लोग करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में हम लोग लेके चलेंगे। चलिए आइए, बेहतरीन सा सेशन है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली जो कि समझ में आए और क्लियर जो कि एग्ज़ाम को फोड़ दे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होती है वह किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है बताना है। ऑप्शन में किसका है, ऊर्जा का है या समय का है, द्रव्यमान का है या शक्ति का है। आपके सामने सारा चीज दिया हुआ है, बताइए कि किसका है ये मात्रक। यूनिट पूछ रहा है कि 1 किलोवाट 1 के किलोवाट किसका यूनिट है, ऊर्जा का है, समय का है, द्रव्यमान का है या शक्ति का है। तो आपको अगर हम कह दें कि ये दोनों ऑप्शन को छोड़ दीजिए, अब बता दीजिए ए और डी में कौन सा ऑप्शन होगा। ए और डी को लेके चलिए तो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा जो हम लोग कोई भी जो कि किलोवाट जो कि ऊर्जा को यूज करते हैं, क्या करते कहते हैं कि इतना ऊर्जा ले रहा है, मतलब इतना एनर्जी ले रहा है। इसका मतलब ऊर्जा का जो यूनिट होगा वह क्या होगा, किलोवाट होगा। क्या होगा, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। अगर आपके जहन में आ जाए, मान लीजिए सपोज डेट अगले ईयर ये पूछ दे कि समय का क्या होता है, तो आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा कि समय का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए, ऐसा यूनिट का बात किया जाए, ऐसा यूनिट क्या लिखिएगा, समय का जो कि हम लोग सेकेंड लिखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, समय का, यानी कि समय का सेकेंड लिखेंगे। वही द्रव्यमान का पूछ दिया जाए तो केजी लिखते हैं, किलोग्राम होता है। एंड जो शक्ति का होता है तो पावर का जो कि आपको यही है। और इसको ऐसा यूनिट में हम लोग शक्ति को जूल से लिखते हैं, कैलोरी में या जूल में यूज करते हैं। चलिए ऐसा यूनिट में हम लोग बात कर लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ऑप्शन को लेके चलिएगा क्योंकि आप कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में आपको पूरा बेहतरीन ढंग से समझना है तो आपको जो कि सारे ऑप्शन को लेके चलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको 2 मिनट। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, जैसे आप देखते हैं तो वह लाइट क्या आती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आंख पे आती है। यानी कि मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब के लाइट हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे डालें, मान लीजिए क्या है, वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है। और उस वस्तु का प्रकाश मान लीजिए आप चुन्नू मुन्नू यहाँ पे खड़ा है,
देखिए ऐसा मुंह किए खड़ा है, बताइए ये यहाँ पे खड़ा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ से जो लाइट होगा ये बल्ब है, बल्ब तो लग रहा है ना, बल्ब है, बल्ब फूटा हुआ नहीं है, लग रहा है ये बल्ब है, ये बॉय है, लड़का है। अब देखिए यह जो लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट से क्या होता है, आंख पे जाता है। अब देखिए कभी कभी सूरज की तरफ आप नज़र उठा के देखिएगा, अगर वह मॉर्निंग के समय में होता है तो आप कुछ समय तक उसको देख सकते हैं, लेकिन जब पूरा धूप निकला रहता है यानी दोपहर का समय होगा, उस समय आप देखिएगा उसको तो आँख जो होता है बंद होने लगता है, आँख जो होता है बंद होने लगता है, क्योंकि पक्षाघाती पेशी द्वारा, क्योंकि लाइट को हमें उसको रोकना पड़ता है, कितना इंटेंसिटी हमको चाहिए, कितना लाइट की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है, उतना ही हमें रेटिना पे चाहिए होती है। तो उसके लिए हमारे जो कि कौन नियंत्रित करता है, आँख का कौन सा भाग है, पक्षाघाती पेशी द्वारा, पुतली जो आँख में होता है गोल गोल, पुतली द्वारा या कॉर्निया द्वारा या परितारिका द्वारा। तो आपको बताते चले कि जो लाइट को जो कम या ज़्यादा करने का काम करता वह किसके द्वारा होता, परितारिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परितारिका, यानी डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन को समझते चलिए, क्योंकि बहुत बार होता है क्वेश्चन को चेंज करता है और उसके ऑप्शन से क्वेश्चन को बना के अराइज करके दे देगा। कह रहा है इसमें कौन सा जो कि परंपरागत जो कि ऊर्जा है, पहले ये समझिए कि परंपरागत जो ऊर्जा का मतलब जो पारंपरिक रूप से जो हमारे एंसेस्टर थे, एंसेस्टर इट मीन्स पूर्वज, वो लोग भी यूज करते, आज हम लोग भी यूज करते हैं। बताइए इसमें क्या, नाभिकीय ऊर्जा क्या हमारे एंसेस्टर या हमारे पूर्वज या जो कि परंपरागत से रूप यूज किया जा रहा है, या भूतापीय ऊर्जा, जैव मात्रक या बायोमास क्या, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लोग नाभिकीय ऊर्जा, उस समय हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था, वैसा चीज़ें नहीं थी, तो उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब कह रहा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय का मतलब होता है जो भूमि से जो हीट जनरेट होता था, जो कि धरती के अंदर में जो हीट क्रिएट है उसके ऊर्जा को जो यूटिलाइज करता है, और उससे हम लोग जो एनर्जी यूज करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक में, उसको भूतापीय ऊर्जा नहीं, वो भी हमारे पास पहले सुविधा नहीं थी। जैव मात्रा का बायोमास, क्या बायोमास का नहीं, बायोमास भी बहुत रिसेंटली यूज किया जाने लगा है, जो कि अभी जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो परंपरागत से यानी कि हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज यूज करते थे। चलिए क्लियर है, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन के साथ हम लोग चल रहे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। अब बताना है कि आपको किस कोष में, जैसे आप देखिएगा 4n² है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा 4n² लिख लीजिएगा, ठीक है, या 3n² हो गया, 2n² या 2 है। बताइए कि इसमें से कौन जो कि राइट ऑप्शन आंसर होगा। तो याद रखिएगा क्या 4n होगा, 3n होगा, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है हमारे किस में पाया जाता है, 2n² में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप सभी प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी 10th के बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होगी, और जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे 11th या 12th में, जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं उनके लिए इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आती रहती है। अब अभी जो कल या परसों हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फिजिक्स का करने वाले हैं, फिजिक्स का जो कि हर टॉपिक से रिलेटेड जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा, वह हर टॉपिक जो हर चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले जो इम्पोर्टेंट है, और प्लस जो पूछी गई थी पिछले साल भी, और उसकी संभावना जो है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो 12th के बच्चे हैं, जो 12th क्लास के जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए जो कि फिजिक्स और जो कि इतिहास
इतिहास जो कि हम नहीं पढ़ाएंगे, जो कि हमारे जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, विकास सर। इतिहास, ये सारे जो कि हम लोग टॉपिक को करेंगे, ठीक है। तो आप जो 12th के बच्चे हैं वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग 10th क्लास के लिए कर रहे हैं। चलिए आइए, अब कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, बता देना है। सबसे सरल यौगिक कौन सा हाइड्रोकार्बन है, बता देना है आपको। मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है या इथेन है। तो आपका राइट जवाब जो होगा क्या होगा, सीधा सा राइट जवाब सर मार दीजिए आप। ए को लेके चलिए, ए को लेके चलिए, ए को लेके चलिए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जवाब। क्योंकि हम लोग सभी ऑप्शन को जब समझेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सा ऑप्शन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए अभी ये हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल कॉम्प्लेक्स पूछते, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें हर तरीका से हमको यूटिलाइज करना है, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर थक जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। उनके लिए हमको कहना यही चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, जब अभी आप पढ़ने में सब चीज़ सुविधा के साथ आप थक जाते हैं, तो फिर समझिए कि आने वाला समय आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स और कितना जो कि हार्ड होने वाला है। क्योंकि अभी आपको पढ़ने में मेहनत लगता है, आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आपको समय गुजर जाएगा उस समय आपको मजबूरी में मेहनत करना पड़ेगा और दूसरे के यहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए अभी आप पढ़िए और सफल होइए, हमारी यही मनोकामना है। चलिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, आपको ये बता देना है कि इसमें से किसका गलनांक सबसे कम है। यानी कि सबसे गलनांक कम क्या मतलब, जो सबसे न्यूनतम, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे न्यूनतम ताप क्या होगा, न्यूनतम तापमान पे, न्यूनतम ताप पे पिघलने लगता है। यानी कि वैसे मटेरियल जो न्यूनतम ताप पे क्या होगा, पिघल जाएगा मतलब सॉलिड से, ठोस से, हार्ड मटेरियल से वह पानी की तरह लिक्विड हो जाएगा। क्या सोडियम है, क्या कॉपर है, क्या फेरियम है या एल्युमिनियम है। तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं याद होगा आपको तो ये आप इसका जो कि ये सैम्पल याद रखिए, केमिकल जो कि सैम्पल, केमिकल फार्मूला को याद रखिएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम कहेंगे। इसको बोलते हैं कॉपर, कहते हैं Cu कॉपर, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरियम या फेरस बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कहते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको फार्मूला भी पूछ देता है। इसका संकेत है, ये है सोडियम का संकेत है, ये कॉपर का है, ये फेरस का है। और फेरस मतलब इसको समझिए तो इसी को हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोहा हम लोग Fe को बोलते हैं, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होगा, रासायनिक संकेत, इसको Fe बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम कह रहे थे तो सीधा सा राइट आंसर सोडियम को दीजिएगा, क्योंकि सोडियम का गलनांक जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सोडियम का जो गलनांक है वह क्या है, सबसे कम है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में सोना का परमाणु संख्या आप याद रखिएगा, जो कौन से एलिमेंट का कितना परमाणु संख्या होता है याद रखिएगा। क्या 23 होता है, 43 होता है या 79, या आपको एल्युमिनियम लिख दिया थी तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए ABC और ABC में कौन सा होगा बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा तो आपका सीधा सा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सर 79 मार दीजिए, 79 मार दीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बात बता देते हैं, अभी जो पिछले में हम लोग सोडियम का किए इसका 11 है, और ये बहुत ही VI कर दीजिएगा इसको, क्योंकि सोडियम का बहुत बार रिपीट चल रहा है। कितना समय से ये इसको रिपीटेशन में रखा गया है बोर्ड के द्वारा। चलिए, बोर्ड का एक तरह से फेवरेट है सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। चलिए, निम्नलिखित में कौन लवण है, बता देना कि लवण क्या है। लवण याद रखिएगा,
तीन प्रकार के होता है। एक को हम लोग अगर हम लोग बता दे तो क्या होता है, एक होता है एसिड, बेस और लवण हो जाता है। क्या होता है, एक हो जाता है अम्ल, अम्ल आपके चैप्टर भी है अम्ल, दूसरा आपको हो जाएगा क्षार और क्या है लवण, लवण। तीनों पहचान पा रहे होइएगा, अम्ल, क्षार और लवण, तीन टाइप के जो कि चीज़ें पाई जाती है। आपको बताना है कि निम्न में कौन लवण है। पहले ये पहचान लीजिए, HCl NH4 छोटा सा होगा, बड़ा सा लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। NaOH सोडियम ऑक्सीहाइड्राइड या K2 है SO4 छोटा होगा, ठीक है। आपको बता देना है कि कौन इसमें से लवण है, तो सीधा से याद रखिएगा, इसमें आप K2SO4 पोटेशियम सल्फर ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब याद रखिएगा HCl जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl क्या है, अम्ल होता है, ठीक है। NaOH क्या होता है, क्षार होता है, NH4OH ये क्षारीय होता है, और आपका K2SO4 क्या होगा, K2SO4 आपका क्या होगा, लवण होगा। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों। अगर आप इसका बात किया जाएगा तो ये कैसा होता है, इसका जो स्वाद अगर बात किया, टेस्ट पहचानने का तरीका बताया जाए तो ये होता है खट्टा होता है, खट्टा। बहुत बच्चों को अचार का नाम पड़ गया होगा, अचार खाइएगा तो ऐसा लगेगा। दूसरा होता है क्षार, क्षार का क्या होता है, तीखा, तीखा का मतलब मिर्चा, मिर्चा खाइएगा तो याद पड़ जाएगा। लवण, इसको याद रखिएगा, नमक। तो ये सारे पहचानने का भी तरीका है, सबको ऑप्शन को चलते रहिए। हम इसीलिए थोड़ा सा कम क्वेश्चन लेके आए हैं और इसको पूरा रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आपको 2 से 3 महीना अभी आपके बोर्ड एग्जाम में है, और इसको आपको डिटेल में समझ लीजिएगा, तो इससे जो आप क्वेश्चन बनेगी वो आप करके आइएगा। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, यूं ही हौसला बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। कहता है ना, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मैं स्वयं आखिरी विकल्प हूँ, इसीलिए हार नहीं मान सकता। चलिए क्वेश्चन को कीजिए। वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क जो है किसका सहायता प्रदान करता है बता देना आपको। क्या श्वासन में, श्वासन में, अरे श्वासन में, जनन में, उत्सर्जन में या पाचन में, किस में वह वृक्क करता है। तो याद रखिएगा, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी, KIDNEY, किडनी, कहता है ना लीवर किडनी, तो किडनी को कहते हैं। तो किडनी क्या चीज़ का काम करता है, याद रखिएगा। श्वासन में, श्वासन में किसका होता है, फेफड़ा का काम होता है, फेफड़ा, सीधा सा इंग्लिश बोले तो लंग्स कहते हैं, ठीक है। जो भी प्यारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम को वो भी समझ सकते हैं, और ऐसे इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट हम जो कि क्लास लेने वाले, ठीक है। तो याद रखिए श्वासन है, उसके बाद होता है जनन, मतलब आपको बात किया जाए जनन जो रिप्रोडक्शन होता है, या दूसरा उत्सर्जन में या पाचन में। पाचन में देखिएगा स्टोमच, बहुत सारा पार्ट होता है इसमें जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और उत्सर्जन, उत्सर्जन सीधा सा राइट जवाब उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन का काम करता है। क्या क्या उत्सर्जन करता है, यूरिन जिसको बोलते हैं, यूरिन, यूरिन उत्सर्जन का काम कौन करता है, हमारा वृक्क करता है, जो कि ब्लड को और वाटर को हमारे जो कि सेपरेट करता है, और उसी को जो कि बॉडी बाहर निकालने के लिए यूरिन के रूप में हम लोग उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। चलिए आइए 9 नंबर में, 10 नंबर में आइए। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हौसला को कम नहीं होने दीजिएगा, समझते चलिएगा। बहुत बच्चे आते हैं सर भागो, तो वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि भागिएगा तो भागम भाग लगा रहेगा, जिंदगी भर भागते रहेगा, पता चलेगा जब उम्र निकल जाएगा तब आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी रो के या हंस के मेहनत करना ही पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, बता दीजिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बताना है। सुबह शाम हो, अब डे पूछ रहा है, देखो कितना आसान पूछ दिया है कि सुबह शाम होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या केवल दिन में होता है, क्या दिन रात में होता है, केवल रात में होता है। देखिए बोर्ड वाला भी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि क्या सुबह शाम होता है, क्या पेड़ पौधा नाश्ता करते कि पेट भर गया आप नहीं करेंगे, बताइए, क्या रात में करेंगे, जैसे हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में डिनर, रात में डिनर करते हैं, इस टाइप से करता है पेड़,
बता देना है। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा वह केवल दिन में करता है, रात्रि में वह प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्यारे बच्चों, एक और चीज़ याद रखिएगा, जो श्वासन होता है, श्वासन की प्रक्रिया जो कि रात दिन दोनों में होता है, रात और दिन दोनों में होता है श्वासन की प्रक्रिया, रात और दिन दोनों में श्वासन करती है। याद रखिएगा, प्लांट जो श्वासन लेती है, यानी हम लोग श्वास जो लेते हैं वो प्लांट भी लेती हैं। वह क्या लेती है? प्लांट भी सांस लेती है। प्लांट भी क्या करती है? सांस लेती है, और वह दिन और रात दोनों में लेती है। याद रखिएगा, श्वासन की जो प्रक्रिया होती है उसमें O2 को लेता है, प्लांट भी O2 ही लेता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरह से पेड़ भी श्वासन में ऑक्सीजन लेते हैं। बहुत बच्चे कन्फ्यूज है, सर श्वासन में बहुत बच्चे मार के चला था CO2। नहीं, श्वासन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे या एनिमल्स हो, आदमी हो, जानवर हो, सारे जो कि ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन प्लांट जो होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है और O2 को क्या करता है? O2 छोड़ता है और CO2 क्या करता है? ले रहा है प्लांट। समझे? इसमें दोनों होता है, श्वास भी लेता है और वो भोजन। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है एक प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस कह सकते हैं, यानी भोजन बनाने की क्रियाकलाप है। ठीक है, वो प्लांट अपना भोजन बनाते, उसी में जैसे हम लोग बनाते हैं भोजन तो क्या निकलता है? लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, और लकड़ी जलाते थे बड़ी मात्रा में जो कि CO2 बहुत सारे मौसम बहुत सारे पोल्यूटेड चीज़ निकलती हैं। उसी तरह से प्लांट जो भोजन बनाती है उसमें क्या निकलता है? एक तरह से मानिए तो अमृत होता है, क्योंकि सांस कितना इंपॉर्टेंट होता है जानते ही हैं। चलिए कर लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कीजिए। सिनेप्टिक्स नॉब पाया जाता है। सिनेप्टिक्स नॉब जो होता है वह किस में पाया जाता है? थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में या न्यूरॉन में? याद रखिएगा, सिनेप्टिक्स जो होता है न्यूरॉन, अगर बात किया जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा सेल जो कि न्यूरॉन ही होता है। सबसे बड़ा कोशिका मानव शरीर का, याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन ही है मानव शरीर का, याद रखिएगा। और जो सिनेप्टिक्स नॉब्स भी न्यूरॉन में पाया जाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा कि सिनेप्टिक्स नॉब किस में पाया जाता है? न्यूरॉन में। हो सकता है अगला बार भी पूछ दे, इसलिए याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो कि आप 26 में एग्जाम दे रहे हैं, 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम ले रहा है, 2026 में आपका ले रहा है, तो आपका अगर देखा जाए तो 25 थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन 24 जो होगा 2024 का जो क्वेश्चन होगा वह भी आई आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट भी क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप 26 में दे रहे हैं तो आपके लिए 24 बहुत इंपॉर्टेंट है और 24 के बाद 22 इंपॉर्टेंट है। तो हम जो करवाएंगे आपको टोटली 21 से लेकर जो कि 25 तक का क्वेश्चन टोटल करवाएंगे 5 साल का। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, क्वेश्चन है सामने बनाइए। निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मान लीजिए कि आपका जो धड़कन है कितना धड़कता है? जब एग्जाम में बैठते हैं तो सर 72 बार धड़कन को तेज धड़कता है, धक धक करते रहता है। उसी से बताइए, क्या हाथी का, आदमी का, चूहा का, व्हेल लिखा होगा, व्हेल होगा, व्हेल जो मछली होता है। तो बताइए किसका होता है? तो याद रखिएगा जितना छोटा जीव होता है उसका जो कि हार्ट बीट उतना ही होता है। देखिए चूहा को पकड़ के कान में लगाइएगा, चूहिया जो होता है, चूहा बना देते हैं। चूहा को अगर पकड़िएगा, देखिए ऐसे चूहा होता है, चूहा को पकड़िएगा तो देखिएगा हार्ट बीट सबसे उसका फास्ट धक धक करते रहता है। आदमी का 72 होता है, लेकिन अगर दौड़िएगा, रनिंग रहिएगा तो ज़्यादा भी हो जाता है। याद रखिएगा 72 कितना बार पूछा भी गया है।
तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम करते चलते हैं, क्योंकि इसी प्रीवियस ईयर नहीं है, हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको कर रहे हैं। कोशिकीय, याद रखिएगा कि कोशिकीय ईंधन में निम्न में कौन से कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन से है? बताइए। कोशिका जो हमारे बॉडी में है उसका ईंधन क्या है? जलावन के रूप में क्या यूज करती हैं? प्रोटीन यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं, वसा यूज करती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो कि कोई भी भोजन को किस रूप में लेते हैं? हम लोग जो भोजन लेते हैं वह जो कि ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, और ग्लूकोज इज द राइट आंसर। अब समझिए ग्लूकोज के रूप में ईंधन क्यों कहा गया? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में खाना बनता होगा, तो खाना जब मम्मी बनाती होगी तो याद रखिएगा उसमें क्या यूज किया जाता है? एलपीजी गैस, या आप लकड़ी यूज किया जाता है। गांव में लकड़ी यूज किया जाता है, गांव में भी अब एलपीजी यूज किया जाता है। बड़ा सा टंकी होता है, ऐसे करके टंकी टाइप का होता है, और इसमें ऐसे हो गया टंकी। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज को कोशिका के ईंधन इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देखिएगा जब मदर लोग खाना बनाती है तो उसमें देखिएगा कि गैस सिलेंडर का यूज करती है या लकड़ी का चूल्हा में यूज करती है। अब याद रखिएगा उसको जब जलता है तो हीट देता है और हीट से भोजन पक जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वह एनर्जी का काम, वह जो जलावन, क्योंकि एनर्जी को ब्रेक करने के लिए चाहिए ना कुछ ईंधन, तो वही ईंधन ग्लूकोज ईंधन के रूप में काम करता है। और उसका हेल्पफुल जो कहिएगा तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? इसी का हेल्पफुल होता है, ये उसमें सहायक होता है। O2 जो है उसका क्या है? सहायक होता है। किसमें? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में O2। इसलिए इक्वेशन लिखिएगा जैसे श्वासन का लिखते हैं, ग्लूकोज प्लस O2। चलिए यहाँ देखिए एटीपी फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी जो होती है फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। एटीपी फास्फेट में संख्या कितनी होती है? तो एटीपी फास्फेट में जो की संख्या, जो कि आपको राइट आंसर 3 लेके चलिएगा, ठीक है। राइट आंसर इज 3। फिर इज द राइट आंसर। कोई क्वेश्चन जो कि नया रहता है और कुछ क्वेश्चन जो कि पुराना बहुत सारे रिपीट किया जाता है, ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग का मतलब समझ रहे हैं? जो उत्सर्जन तंत्र में यानी उसका अंग भाग नहीं है। क्या फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय या त्वचा? सबसे पहले कह दे उत्सर्जी अंग किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा वह अंग या वह अंग है। चलिए वह अंग से चलते हैं। अगर कोई पूछ दे कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं तो लिखिएगा कि वह अंग जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, वह अंग जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर फेंका जाता है। फेंकना या निकालता है या निकाला जाता है उससे, ठीक है। याद एकदम सिंपल लैंग्वेज, ऐसा बुक में आपको नहीं मिलेगा ये, लेकिन आप सीधा से समझिएगा। वैसा अंग, वह अंग आपके बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है? बाहर फेंक देता। जा यार तू बाहर जा, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ऐसा में सीधा से याद रखिएगा अग्नाशय होगा। अग्नाशय इसमें क्या है? उत्सर्जी अंग में नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। लेकिन उत्सर्जी अंग तीनों हैं। याद रखिए फेफड़ा क्या चीज़ को बाहर निकालता है? बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फेफड़ा जो होता है CO2 को बाहर कर देता है। क्या किसको बाहर कर देता है? CO2 को। वृक्क क्या है? अब ये बता है, यूरिन को बाहर करता है। यूरिन यानी कि सीधा से बात किया जाए तो नो बकवास, मूत्र को बोलते हैं। त्वचा किसको बाहर करता है? पसीना को। है पसीना, गर्मी है, गर्मी वाला पसीना। तो पसीना जो निकलता है यानी कि वह हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड है, तो वह मटेरियल को त्वचा बाहर करता है।
वृक्क जो है यूरिन को यानी मूत्र को बाहर करता है, और फेफड़ा जो होता है वह किसको बाहर करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देता है, क्योंकि उसका ज़रूरत हमारे बॉडी में नहीं है। चलिए, समझ में आ गया होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हम सारे ऑप्शन को लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। बेहतरीन क्लास है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अब बताइए आपको सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। एड्रीनल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए आपको कौन सा होगा। तो सर आप ऐसे ऐसे घुमा के तुक्का नहीं मारिएगा, सीधा सा कहिएगा। याद रखिएगा, जो ग्लैंड्स का बात किया जाए तो सबसे छोटा जो ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्लैंड्स है, पीनियल्स है, याद रखिएगा। और भी बता दे, सबसे छोटी हड्डी का बात किया जाए, सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है, जो कि कान के अंदर, कान में जो पाया जाता है, स्टेपिस बोन्स होता है, सबसे छोटी होती है, याद रखिएगा। ये भी पूछ दिया जाता है। अब बड़ी का पूछेगा तो फिर फीमर लिखिएगा, फीमर फीमर फीमर, ये हड्डी होता है, हड्डी, समझा। ये बोन्स मतलब बोन्स होता है हमारे बॉडी में सबसे बड़ी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, पौधे के वायवीय भाग से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निकालना क्या कहलाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा, हम पिक्चर बना देते हैं, आप विजुअल आप अनुमान लगाइएगा। जैसे ये प्लांट हमारा है, आप हमेशा देखें हम ऐसा ही प्लांट बनाते हैं, बड़ी शानदार लगता भी है देखने में, देख रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि पौधे वायवीय भाग, वायवीय का मतलब समझ रहे हैं, जिससे एयर एक्सचेंज करता है। एयर एक्सचेंज किसके करता है, याद रखिएगा, उसको क्या बोलता है, एस्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं इसको, रंध्र नहीं, रंध्र, ठीक है, रंध्र से। तो उससे जो कि वाटर वेपर भी निकलता है, क्या निकलता है, उससे जो कि वायवीय स्टोमेटा द्वारा वाष्प भी निकलता है, क्या निकलता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है। तो वाष्प निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, सॉरी, कह रहा है वाष्प के रूप में निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि वेपर के रूप में जो एक्सेस वाटर, जैसे हम लोग के स्किन से क्या निकल जाता है, पसीना, हम लोग के स्किन से क्या निकलता है, पसीना, उसी टाइप से प्लांट के जो कि शरीर से क्या निकल जाता है, वाष्प के रूप में जल बाहर आ जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन भी है कि सबसे ज़्यादा जो कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है, आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कौन से पौधा करता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे उनका नाम हेड लिस्ट में लेंगे। चलिए, फायदा तो होगा, आपका नाम लिया जाएगा, वो भी हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म से। बाघ उपभोक्ता है, बता दीजिए। जो बाघ होता है मांसाहारी जीव है, उपभोक्ता है किसका है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय, या याद रखिएगा प्रथम पोषी स्तर को हम फिगर बना के दिखा दे तो ये हमारा क्या हो गया, ये पोषी स्तर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट है। अब याद रखिएगा, हम एक जानवर बना देते हैं ऐसे ऐसे मुँह करके। चलिए, ये हमारा जानवर है एक, और ऐसे है, पैर है, ऐसे है। चलिए, ये हमारा पुच्छी बन गया गाय का। ये क्या है, अब देखने में कुछ लगे लेकिन हम समझ रहे हैं इसको काऊ है, गाय है, ठीक है, गैया। अब उससे आगे बना दीजिए, गैया को घास खाया या बकरी बना देते तो बता देना गैया खाया, ये घास को खाया, ये इसको खा गया, वो उसको खा गया। तो प्रथम उपभोक्ता कौन सा होगा, तो याद रखिएगा तृतीय जो हमारा बाघ है वह किस में आएगा, मांसाहारी, जो मांस खाने वाला होता है। तो टाइगर बना दे गोल, और इसका बना दे मुंह ऐसा, और भयानक तरीक़ा से गोल, दांत बना दे ऐसा, और ये ऐसा बना दे टाइगर। बाघ इसको खा जाता है, कैमा उपभोक्ता हो गया। और एक होता है
आपको बता दे तो ऐसा वाला कीड़ा पतंग कीट पतंग प्रथम में लिख दीजिए, ऐसे भी हो जाता है, या आप स्नेक कर दीजिए, या कोई भी कर सकते हैं। तो प्रथम वक्ता में जैसे जो भी वैसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, शुद्ध जो कि शाकाहारी ही होते हैं। चलिए, मानव का उद्भव स्थान कौन सा, यानी कि कह रहा है कि इंसान जो बना वह सबसे पहले कहाँ बना, बता देना है। भारत में बना, हम लोग कहेंगे भारत में बना, चीन में बना, अफ्रीका में बना, अमेरिका में बना। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इतिहास पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन C14 है, उसके द्वारा जो कि अनुमान माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो पुराना हड्डी जो हमको मिला वह कहाँ से मिला है, वह अफ्रीका के देश से मिला है, और वह अफ्रीका में मिला। ठीक है, इसलिए अफ्रीका इज द राइट आंसर, अफ्रीका इज राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर C फॉर कैट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है कि क्रमाकुंचन गति पाई जाती, क्रमाकुंचन गति पाई जाती किस में पाई जाती, बताइए। क्रमाकुंचन जो कि गति जो पाई जाती वह किस में पाई जाती, बेहतरीन क्वेश्चन है। कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में, या छोटी आंत में पाई जाती है, बता देना है। क्रमाकुंचन का मतलब क्या होता है सर? तो क्रमाकुंचन का मतलब जो एक तरह से क्या है ना, शकिंग करने का काम करता है। जैसे हम लोग भोजन घोटते हैं तो उसमें क्रमाकुंचन यानी बढ़ता है, फिर उसको सिकुड़ता है, तो क्रमाकुंचन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, या ग्रास नली को बोलेंगे। ठीक है, बी में, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी कि ग्रास नली देखिएगा, अगर कोई आदमी है, आदमी का गला देखिएगा तो ऐसे बना रहता है, अब देखिएगा जब खाएगा तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी कि क्रमाकुंचन करके उसको भोजन को फूड को नीचे भेजता है। चलिए, खुला परिवहन तंत्र पाया, तो खुला परिवहन तंत्र का मतलब उसका एकदम खुला है। जैसे कबूतर में पाया जाता है, तितली में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, या बिल्ली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खुला परितंत्र। हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जितने में लगभग कीट पतंग होते उसमें ही पाए जाते, तो इसमें तितली में पाया जाता है। खुला परिवहन, जैसे हम लोग का ब्लड उलर सब चीज़ का स्किन के अंदर में होता है, लेकिन उस सब का खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। किसमें? मस्कीटो या जो भी जानवर इंसेक्ट होते हैं। बताइए क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? यानी कि हमारे शरीर में ब्लड है, अब ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन का बहुत सारे पार्ट होता है। ब्लड का पार्ट बोला जाए तो उसमें क्या क्या होता है? WBC इसी में होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स कहते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं। हीमोग्लोबिन हो गया, ये सारे जो कि पाया जाता है। देखिए तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग कौन, यानी ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? तो याद रखिएगा, वसा पहुंचाता है नहीं, फैट का काम नहीं है, हार्मोन नहीं, ये भी नहीं है। हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर C के साथ जाइएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, यूं ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए। हमारी आशा है कि आप सभी बच्चे जो कि सफल होइएगा, 2026 में अपना नाम रोशन कीजिएगा, और अपने माता पिता अपने समाज का नाम रोशन करिएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। मानव में ऑटोसोम जोड़ियाँ कितनी होती है? ऑटोसोम जोड़ियाँ यानी क्रोमोसोम, जैसे हम लोग बोलते हैं उसी वही टाइप के ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम कितना होता है? 23 होता है, या 24 होता है, या 11 होता है, या 22 होता है। याद करिएगा, ऑटोसोम जो होता है यह कितना होता है? 22 होता है, और क्रोमोसोम का बात कीजिएगा तो 23 होता है। ये क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम कहते हैं, उसको 23 होता है, लेकिन ऑटोसोम जो कि हम लोग 22 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्या था क्वेश्चन 22। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 का कर रहे हैं। ये हमारे सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग इस सेशन को रहने देंगे, फिर अगले पार्ट में हम आगे क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है,
जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारे जो कि अभी फिर से बता दें कि हम जो मेनली जो कि 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास चला रहे हैं, वह PYQ चला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो 11th का तो कुछ टॉपिक है, लेकिन 10th और 12th का जो कि क्या है ऑब्जेक्टिव जो कि चला रहे हैं, PYQ चला रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, इसीलिए 2026 का ध्यान में रखते हुए हम जो कि प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश से स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश के लिए सबसे कौन है? लाल है, नीला है, पीला है, हरा है। याद रखिएगा, सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो रेड कलर मानी जाती है, रेड कलर यानी लाल कलर, ठीक है, लाल कलर इज द राइट आंसर। चलिए, आज हम लोग जो कि सेशन का लास्ट देखेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पवन जो कि विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 1500 किलोमीटर पर आवर या 150 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर या 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो ऐसा वाला देख लीजिएगा, ऐसा बना होता है फिरकी टाइप से, ऐसा बना होता है और एक ऐसा बना होता है और ये घूमता रहता है, ठीक है, इसको पवन चक्की बोलते हैं। और वह जो कि कब